Okay, so now today we are going to do switch statement in Java. ठीक है. अब switch statement भी एक तरह से आपको help करती है to check conditions, लेकिन जो condition है वो सिर्फ equality की होती है. हम इसे कई बार सिर्फ कहते हैं jumping statement और it is considered as branching statement, क्योंकि यहाँ पर conditions जो हैं वो greater than less than वगैरह check नहीं होती. आप कीवर्ड यूज करते हो स्विच, और स्विच कीवर्ड के साथ हम एक वेरिएबल देते हैं राउंड ब्रैकेट्स में. यहाँ पर हम कोई भी एक वेरिएबल का नाम दे देंगे और यहाँ पर वेरिएबल की जगह एक्सप्रेशन भी हो सकती है. सो इफ इट इज एन एक्सप्रेशन तो वो पहले उसका रिजल्ट इवेल्युएट करेगा और फिर उसके साथ मैच करेगा. अगर वेरिएबल है तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, वी राइट एवरीथिंग इन कर्ली ब्रैकेट्स. इफ के साथ कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल होती है. अगर आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको देनी होती है. यहाँ पर हमेशा ही देनी होती है. सो स्विच के साथ कर्ली ब्रैकेट्स देनी ही देनी है. सो आई स्टार्ट विद द कर्ली ब्रैकेट्स एंड स्विच खत्म भी कर्ली ब्रैकेट्स पे होता है. ठीक है. इसके अंदर बनते हैं केसेस. सो यहाँ पर हम एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो कि है केस. तो स्विच के अंदर आपका कीवर्ड आएगा केस. केस के साथ वेरिएबल का नाम, देन वी हैव कोलन, वी हैव स्टेटमेंट्स एंड लास्ट में एक होता है ब्रेक. सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता था. ठीक है. सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही होता है. सो वी हैव वेरियस लैंग्वेजेस वेयर वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, वेयर वी हैव सिमिलर काइंड ऑफ थिंग लाइक दिस. ठीक है. और इसी में हमारे पास एक स्पेशल केस हम बना सकते हैं डिफॉल्ट. अब इन केसेस का मतलब क्या होता है? इन केसेस का मतलब ये होता है कि वो इस वेरिएबल को मैच करेगा इस वेरिएबल की, मतलब यहाँ पे वेरिएबल नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू होगी. कांस्टेंट वैल्यू आप दोगे. सो इस वेरिएबल की वैल्यू इससे मैच होगी. अगर मैच करती है तो इस केस की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी. अगर नहीं मैच करती तो वो अगली वैल्यू से चेक करेगा एंड सो ऑन. एंड वी गिव ब्रेक स्टेटमेंट एट द एंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहां पर वैल्यू मैच हुई उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद केस वहीं पर खत्म हो जाए. सो ब्रेक स्टेटमेंट आपके केस को वहीं पे ही स्टॉप कर देती है. जैसे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है. मान लो आपको सिर्फ प्रिंट करना है कि अगर मैं एक नंबर भेज रही हूँ तो उस नंबर के रिस्पेक्टिव डे का नाम क्या होगा. तो मान लो डे एक इंटीजर वेरिएबल है. अगर उसकी वैल्यू 1 हुई, अगर डे 1 है, केस 1 का मतलब क्या हुआ कि अगर डे की वैल्यू 1 हुई तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैंने प्रिंट करा दिया मंडे, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना. तो यू शुड राइट ब्रेक ओवर. देन वी हैव केस 2. अगर 2 है तो वी शुड प्रिंट ट्यूसडे, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना. सो यू शुड ब्रेक ओवर हियर. एंड सिमिलर वे यू कैन हैव एज मेनी केसेस एज यू वांट. लास्ट में आप एक डिफॉल्ट दे सकते हो जिसमें आप उसको बोल सकते हो कि डे नंबर इनवैलिड या इनवैलिड डे नंबर, एनीथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो उससे क्या होगा कि जो भी डे नंबर है वो हमारा इनवैलिड होगा अगर वो 1 से लेकर जो भी नंबर्स आपने यहाँ दिए उसमें से किसी से भी मैच ना हुआ. ठीक है. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ब्रेक हटाने से क्या होता है. एरर नहीं आता, बट क्या होता है वो भी आप अभी देखोगे. अनदर थिंग कि ये केसेस के ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता. केसेस का ऑर्डर कैसे भी हो सकता है. आप केस 2 भी पहले लिख सकते हो, केस 1 उसके बाद लिख सकते हो. ठीक है. और ये जो वेरिएबल है ये इंटेजर हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इवन स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन फ्लोट इज नॉट अलाउड. आपके पास केसेस कभी भी 1.1 2.1 नहीं. केसेस हमेशा 1 2 3 होंगे, या फिर आप ABC ले सकते हो, मतलब कुछ भी टेक्स्ट या फिर इंटेजर्स, बट फ्लोट्स नहीं हो सकते. ठीक है. सो मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाती हूँ, यही वाला जो हमने अभी देखा कि हमें एक नंबर इनपुट करना है और उसका डे नंबर बताना है. सो जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे यहाँ पर भी कर रहे होंगे. हम यहाँ पर एक इंटेजर ले लेंगे जो कि होगा डे. फिर यूजर से पूछ लेंगे एंटर डे नंबर, और यहाँ पर जाकर मैं उस चीज को डे नाम के वेरिएबल में इनपुट करा लूंगी. अब यहाँ पर आपका चेक होगा कंडीशंस. सो ये हमें नहीं चाहिए, ये सब हम हटा देते हैं. सो दिस इज ऑल गॉन. ये मेरा कोड है. अब मैंने यहाँ पर कीवर्ड लगाया स्विच.
स्विच के साथ मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, ध्यान रखेंगे स्विच के पीछे सेमीकोलन नहीं आएगा, तो स्विच डे पीछे कोई सेमीकोलन नहीं है। फिर केस 1, केस इज अ कीवर्ड, यहां पर आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println द डे इज मंडे। ठीक है, ये हो गया। एंड आई राइट ब्रेक। अब चलो मान लेते हैं कि अभी फिलहाल हम ब्रेक नहीं दे रहे, तो देखते हैं ब्रेक ना देने से क्या होगा। ठीक है, अब देखा जाए तो मुझे यही सेम चीज बार बार लिखनी है, तो सिंस मुझे यही सेम चीज बार बार लिखनी है, तो हम एक अच्छे प्रोग्रामर की तरह इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। सो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट एंड पेस्ट। सो केस 1, 2, देन यू हैव केस 3। केस 3 में मुझे प्रिंट कराना है वेडनेसडे, then I have to print Thursday. In case 4, in case 5, we have to print Friday. In case 6, it should be Saturday. In case 7, it should be Sunday। और मान लो इसके बाद मैंने फिर भी ब्रेक दे दिया, और यहाँ पर मैंने एक स्पेशल केस दे दिया जिसका नाम है डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट में यहाँ पर क्या प्रिंट किया कि ये जो है दैट इज एन इनवैलिड डे नंबर। ठीक है, सो ये मेरा कोड हो गया। अब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सो जब हम इसको रन करते हैं वो हमसे डे नंबर पूछ रहा है। मैंने यहाँ पर डे नंबर एंटर किया 3 और एंटर प्रेस किया, तो आप रिजल्ट देखोगे आपके पास वेंसडे भी आया, थर्सडे भी आया, फ्राइडे भी आया, सैटरडे भी आया और संडे भी आया। तो वेंसडे से शुरू करके संडे तक उसने सारा प्रिंट कर दिया, है ना। अगर मैं यहाँ पर एंटर करती 5, अगर मैं क्या एंटर करती 5, तो वो फिफ्थ से शुरू करता। फिफ्थ डे कौन सा होता आपका? फ्राइडे। तो वो फिफ्थ से शुरू करता और 5, 6, 7 फ्राइडे सैटरडे संडे को प्रिंट कर देता। अगर मैं एंटर ही 7 करती तो वो सिर्फ संडे प्रिंट करता। और अगर मैं कोई ऐसा नंबर एंटर करती जो 1 से 7 के बीच में था ही नहीं, लाइक मैंने एंटर किया 9, तो वो इनवैलिड डे नंबर प्रिंट करेगा। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि जहां पर भी मैच होता है ना, उसके बाद वो फर्दर कंडीशन ही चेक नहीं करता। जैसे आपने 3 प्रेस किया तो वो वेंसडे पे मैच हुआ, उसके बाद उसने कुछ नहीं चेक किया, वो सीधे 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 एग्जीक्यूट करता चला गया जब तक उसको ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिली, जो कि उसको मिली संडे के बाद। अगर संडे के बाद भी ब्रेक ना होता तो वो डिफॉल्ट वाले को भी एग्जीक्यूट कर देता। सो जब किसी केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती है, उस सिचुएशन को कहा जाता है फॉल थ्रू सिचुएशन। सो फॉल थ्रू सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि इफ द मैचिंग केस डज नॉट हैव ब्रेक, सो द फॉलोइंग केस इज आल्सो एग्जीक्यूटेड। उसमें ब्रेक नहीं है तो उससे नीचे वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक हमें वो पोजीशन नहीं मिल जाती जहां पर ब्रेक आ जाए या फिर आपका स्विच ही खत्म हो जाए। सो सच सिचुएशन इज कॉल्ड फॉल थ्रू सिचुएशन। तो ब्रेक ना लिखने से एरर नहीं आता, but it will execute the following case also. So if break statement, ये आपसे अलग से पूछा भी जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यू में, वाइवा में, थ्योरी एग्जाम में, कि फॉल थ्रू क्या होता है। सो इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज मिसिंग in the matching case of switch, then statements of the following cases are also executed till a break statement is found or switch gets over। या तो स्विच ही खत्म हो जाए या फिर ब्रेक स्टेटमेंट कहीं मिल जाए। तो अगर ब्रेक स्टेटमेंट कहीं मिल गई तो वहां पे रुक जाएगा, नहीं तो जब स्विच खत्म होगा तभी जाकर वो रुकेगा। सच
thing is called fall through situation. So fall through situation happens when we skip the break statement. ऐसे ही अगर आप डिफॉल्ट कीवर्ड ना दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर डिफॉल्ट कीवर्ड नहीं है तो क्या होगा? अगर ऐसा नंबर इनपुट हुआ है जो किसी भी केस से मैच नहीं करता, तो इन दैट केस नो आउटपुट विल कम. लाइक आई डोंट हैव दिस डिफॉल्ट. ठीक है, आई डोंट हैव दिस डिफॉल्ट. नाउ मैंने इसको रन किया एंड आई एंटर 12. तो क्या होगा? कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. इनवैलिड डे नंबर शो नहीं करेगा. राइट. सो अगर होता डिफॉल्ट तो वो शो करता है, लेकिन अभी वो शो नहीं करेगा. सो डिफॉल्ट भी ऑप्शनल है. केसेस भी ऊपर नीचे हो सकते हैं. ब्रेक भी ऑप्शनल है. बट हाँ, स्विच और केस दो ऐसे कीवर्ड्स हैं जो होंगे जरूर. दे विल बी देयर फॉर श्योर. नाउ स्विच का मेजर यूज कहाँ पे होता है? स्विच हम जनरली यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू मेक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स, जहां पर आप यूजर से ऑप्शंस पूछ रहे हो कि यूजर क्या करना चाहता है, एंड अकॉर्डिंगली हम उस पे काम करके उसको रिजल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो वी वांट टू आस्क द यूजर लाइक व्हाट आर योर चॉइसेस, एंड उसमें से कुछ एक चूज करो कि क्या करना चाहते हो, एंड वी हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड शो द रिजल्ट. सो मैंने यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स ले लिए, जैसे कि num1 num2 रिजल्ट, और फिर एक ले लिया ऑप्शन. ठीक है. अब यूजर को बोला कि एंटर 2 नंबर्स. सो आपको 2 नंबर्स यूजर से इनपुट करवाने. आपने फर्स्ट नंबर इनपुट करवाया. Similar way, you will get the second number. So यहाँ पर हम उससे पूछेंगे enter second number. वो आपका num2 में आ जाएगा. फिर आप यूजर को ऑप्शंस दिखाना चाहते हो कि भाई आप अगर ऐड करना चाहते हो तो 1 प्रेस करो, आप अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो ये प्रेस करो, लाइक प्रेस 1 टू ऐड. ठीक है. ऐसे ही मैंने लिखा प्रेस 2 टू सब्ट्रैक्ट, 3 टू मल्टीप्लाई, 4 टू डिवाइड. ठीक है. ऐसा कुछ उससे पूछ लिया. फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अपनी ऑप्शन चूज करो, एंटर योर चॉइस. अब वो चॉइस जो है वो मैं ऑप्शन में इनपुट करवा रही हूँ. ऑप्शन इज इक्वल टू SC नेक्स्ट इंट. ये इनपुट हो गई. अब आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर कि हमारी ऑप्शन क्या है. अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट हुई है, so you have to add. So you have to add. In that case, I should have result is equal to num1 plus num2. And I can print that sum is concatenated by result. So इस केस में आपका ये आ रहा है. ठीक है. अब ये सिमिलर चीज आपको चाहिए बाकी के 3 केसेस में भी, और उसमें आपको क्या चाहिए है? सिर्फ ऑपरेशन बदलना है. तो प्लस की जगह केस 2 में सब्ट्रैक्ट था तो माइनस हो जाएगा. अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो सम तो नहीं बोलेंगे, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? डिफरेंस. ठीक है. ऐसे ही केस 3 में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये स्टार हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आएगा वो होगा प्रोडक्ट. एंड सिमिलर वे व्हेन यू हैव केस 4, तो इसमें आप डिवाइड कर रहे होगे, और बाय डिफॉल्ट जब दो इंटीजर्स डिवाइड होते हैं तो वो हमेशा सिर्फ क्वोशिएंट देते हैं, क्योंकि इंटीजर अपॉन इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. आंसर आपका हमेशा इंटीजर में ही आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा. पॉइंट्स में चाहिए तो आपको अपने नंबर भी फ्लोट लेने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट द आंसर इन फ्लोट. सो डिफॉल्ट में मैंने क्या कर दिया? उसको बता दिया कि आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट की है. सो हम यहाँ पर उसको कह देते हैं कि इनवैलिड ऑप्शन सिलेक्टेड. ठीक है जी. सो ये हमारा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना. इसको अगर हम रन करते हैं तो वो यहाँ पर हमसे 2 नंबर्स पूछ रहा है. मैंने एंटर किया 100, दूसरा नंबर एंटर किया 25, और अब वो पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते हो. आई प्रेस 3. सो इफ आई प्रेस 3 दैट इज मल्टीप्लाई, तो वो मुझे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा है कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो 2500 आ रहा है. ठीक है. तो आप इसमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, मैं दोबारा से रन करती हूँ, मेरे को फिर से नंबर एंटर करने पड़ रहे हैं, एंड
अब की बार मैंने ऑप्शन 1 चूज की तो मेरे पास सम आ जाएगा। अगर मैंने 2 चूज की होती तो सब्ट्रैक्शन हो जाती। अगर मैं 4 चूज करूंगी तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई और नंबर चूज किया तो इनवैलिड ऑप्शन आ जाएगा। सो दैट्स हाउ योर मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम इज डन। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। हमने कुछ नहीं किया खास, इसमें सिर्फ 2 नंबर्स पूछे, यूजर को ऑप्शंस दिखाई, और जो भी ऑप्शंस थे उसके लिए केसेस बना लिए। केस 1 में ऐड किया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, स्विच किस पे बेस्ड है? ऑप्शन नाम के वेरिएबल पे। तो ऑप्शन की वैल्यू अगर 1 हुई तो वो ऐड करेगा और शो कर देगा। अगर उसकी वैल्यू 2 हुई तो सब्ट्रैक्ट करके शो कर देगा। 3 हुई तो मल्टीप्लाई करके, 4 हुई तो डिवाइड करके। पर इसी सेम कोड को अगर मैं एक और तरीके से करना चाहूँ कि मैं उसको पूछूं कि आप यहाँ पर हमें ऑपरेशन बता दो, लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का सिंबल ही बता दो। सो अगर आप वो चाहते हो कि यूजर इसमें से कुछ प्रेस करे, आपने उसको ये प्रेस करने के लिए बोला, तो ऑब्वियसली ये जो होगा प्रेस, ये इंटीजर तो होगा नहीं, ये आपकी स्ट्रिंग होगी। तो आप स्ट्रिंग भी ले सकते हो। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट लाइन करना पड़ेगा, नेक्स्ट इंट की जगह। और यहाँ पे जो आपके पास सिंबल्स हैं ये बदलने पड़ेंगे। एंड ऑब्वियसली ऊपर जो ऑप्शन हमने इंटीजर में डिक्लेयर किया हुआ है, इसको हमें यहाँ से हटा के स्ट्रिंग में लेना पड़ेगा। सो वी टेक इट लाइक दिस, स्ट्रिंग ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ से रीड कर लिया, प्लस है तो ये करो, अगर माइनस है तो ये करो। मैं तो सिंगल लेटर ले रही हूँ, आप यहाँ पर मल्टीपल लेटर्स भी ले सकते हो। Like string can have more than one characters also, so it will match and accordingly it will work. So result वही आएगा, पर आपके पास चॉइस है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, so you can do it like this. So that's how we use switch in Java.